हेलो एंड वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का योगदान डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड ही था। इस पार्ट में हम आगे के कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग एमपीपीएससी के सिलेबस में लिख रखा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान पूछा जाएगा, तो प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारे प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपीपीएससी 2020-21 की। उसमें यूनिट 1 सारा डिस्कस किया गया है, जो प्रमुख राजवंश है, इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और जो भी कुछ दिया हुआ है इतिहास और बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस किया हुआ है। तो उसको जाके विजिट करके देखें और सारे लेक्चर आसान तरीके से आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जब भी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का योगदान। तो देखो क्या योगदान रहा है, उनसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत 1906 में ही हो गई थी जबलपुर से। मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत 1906 में जबलपुर से हुई थी, जबलपुर अधिवेशन के साथ हुई। इसमें पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर राघवेंद्र तथा हरि सिंह गौर आदि सक्रिय कांग्रेसी सम्मिलित थे। तो ये सब कांग्रेसी सम्मिलित थे। पंडित रविशंकर शुक्ल और डॉक्टर राघवेंद्र तथा हरि सिंह गौर आदि सक्रिय कांग्रेसी सम्मिलित थे। इसके पूर्व कांग्रेस के अधिवेशन में मध्य प्रांत से, तो देखिए क्या हुआ था, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था एक, क्या हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1888 में कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने संपन्न की थी। दादा भाई नौरोजी ने की थी। उसमें मध्य प्रांत से, जो अपने मध्य प्रदेश से मध्य प्रांत से, उसमें मध्य प्रांत से कौन कौन से नेता गए थे वो याद रखना जरूरी है। तो इसके पूर्व कांग्रेस के अधिवेशन में मध्य प्रांत से बापूराव, इंपॉर्टेंट है बापूराव, तो क्वेश्चन आ सकता है, बापूराव गए थे। और उनके बाद नाम है इनका दादा किनखेड़े गए थे। और गंगाधर चिटनिस और अब्दुल अजीज आदि नेताओं ने भाग लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है यहां से क्वेश्चन। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1888 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। मध्य भारत के नेताओं में बापूराव, दादा किनखेड़े, गंगाधर चिटनिस व अब्दुल अजीज आदि नेताओं ने भाग लिया था। तो ये फैक्ट समझ में आया। आगे चलते हैं। देखिए खंडवा में सुबोध सिंधु व जबलपुर में जबलपुर टाइम नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट है, खंडवा से सुबोध सिंधु और जबलपुर से जबलपुर टाइम नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हो रहा था। तो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए 1899 के लाहौर अधिवेशन में, 1899 में हुआ था लाहौर अधिवेशन में इस राज्य के डॉक्टर हरि सिंह गौर ने न्याय विभाग तथा प्रशासन को पृथक करने की मांग उठाई थी। न्याय विभाग और प्रशासन को पृथक करने की मांग उठाई थी। इन्होंने 1904 में ही अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का कड़े शब्दों में विरोध किया था। तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं फ्रेंड्स, इसलिए याद रखना है। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने न्याय विभाग तथा प्रशासन को पृथक करने की मांग किसने की थी, ऐसा पूछा जाता है। 1904 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का कड़े शब्दों में विरोध किसने किया था, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर ने किया था लाहौर अधिवेशन 1899 में। नेक्स्ट फैक्ट डिस्कस करते हैं। 1907 में जबलपुर में एक क्रांतिकारी दल का गठन किया गया था। राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत तो 1906 में हो गई थी, लेकिन 1907 में जबलपुर में एक क्रांतिकारी दल का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, लगभग इसी समय खंडवा में सुबोध सिंधु तथा जबलपुर में जबलपुर टाइम्स का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो 1907 में हुआ, याद रखना है, सुबोध सिंधु और जबलपुर टाइम का प्रकाशन। माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी समाचार पत्र कर्मवीर के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो राष्ट्रीय चेतना के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर के माध्यम से। ये जो प्रचार की नई दिशा मिली थी, और प्रचार में नई दिशा मिली थी, लोगों को जानकारी मिल रही थी आंदोलन के बारे में, आंदोलन करना चाहिए जिससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो ये एक प्रकार से कर्मवीर के माध्यम से प्रचार में लोगों को नई दिशा मिली थी।
आगे चलते हैं। 1946 में सिवनी सत्याग्रह में मध्य प्रदेश में वास्तविक स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत हुई। तो इंपॉर्टेंट है, 1946 में सिवनी से वास्तविक स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत हुई। ये सन गलत लग रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए ये 1946 नहीं है, 1916 है। 1916 में सिवनी सत्याग्रह में मध्य प्रदेश में वास्तविक स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत हुई। जबलपुर में होम रूल लीग का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये जबलपुर में होम रूल लीग का गठन 1915 में किया गया था और 1916 से शुरुआत हुई थी जबलपुर में। तो याद रखना, ये पूछा जा सकता है। जबलपुर में गठन हुआ था, होम रूल लीग की इकाई का गठन किया गया था और 1916 से जबलपुर सत्याग्रह में मध्य प्रदेश की वास्तविक स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत हुई थी। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की घोषणा की 1920-21 में, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की घोषणा की 1920-21 में, तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व मध्य प्रदेश में प्रभाकर डुंडीराज जाटव ने किया था। नाम याद रखना है, इसका नेतृत्व किया था असहयोग आंदोलन का प्रभाकर डुंडीराज जाटव, नाम पूछा जाएगा। जबकि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अब्दुल जब्बार खां ने किया था। कई जगह जब्बार खां भी लिखा मिलता है, तो अब्दुल जब्बार या जब्बार खां ने किया था। तो जैसा पूछा जाएगा वैसा जवाब देना है। आ गया फ्रेंड समझ? असहयोग आंदोलन किसने किया था? नेतृत्व प्रभाकर डुंडीराज जाटव। और खिलाफत आंदोलन का किसने किया था? याद रखना है, अब्दुल जब्बार खां ने। और खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता भी रहे हैं मध्य प्रदेश में दो लोग। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली और शौकत। मोहम्मद अली, शौकत अली नाम आता है इनका, इसके प्रमुख नेता थे। और नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल जब्बार खां ने। तो ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट फैक्ट डिस्कस करते हैं यहां से। 20 मार्च 1949 की बात है, खंडवा में मध्य प्रांतीय राजनीतिक परिषद की बैठक हुई थी। राजनीतिक परिषद की बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता दादा साहब खापर्ड ने की थी। इसमें रोलेक्ट एक्ट विरोधी प्रस्ताव पारित किया गया था। जो रोलेक्ट एक्ट आया था, काला कानून कहते थे जिसको, उसको विरोधी प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये सामने के फैक्ट आपको देखे हुए लग रहे होंगे, कि इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ कुछ मिलते हैं, वो लेक्चर से कुछ कुछ मिलते हैं, लेकिन 2 लेक्चर बने हैं स्वतंत्रता संग्राम के, तो दोनों लेक्चर आपको देखना बिल्कुल जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे देखते हैं। उसके आगे जबलपुर का झंडा सत्याग्रह 1923, ये वाला टॉपिक हमने डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी और कुछ है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जबलपुर में ही झंडा सत्याग्रह की नींव पड़ी थी। असहयोग आंदोलन की तैयारी के सिलसिले में पहुंचे अजमल खां जी पहुंचे थे असहयोग आंदोलन की तैयारी के सिलसिले में। कहाँ? जबलपुर पहुंचे अजमल खां, वहां की स्थिति देखने कि कौन कितना तैयार है मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से असहयोग आंदोलन के लिए। तो सिलसिले में जबलपुर अजमल खां पहुंचे। कांग्रेसियों ने उनके सम्मान में जबलपुर नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराने की रणनीति बनाई थी। तो उनके सम्मान में कि अजमल खां आए हैं तो तिरंगा भी फहरा लेते हैं, ऐसी रणनीति बनाई थी। तो रणनीति बनाई और उन्होंने वहां तिरंगा फहराया। तो वहां के जो पुलिस ब्रिटिश कमिश्नर थे, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी और उनको इंसल्ट जैसे लगा कि हमारे ब्रिटिश राज में होते हुए भारतीय लोग तिरंगा फहरा रहे हैं। तो ब्रिटिश कमिश्नर ने पुलिस कमिश्नर ने गुस्सा हो गए वो, तो गुस्सा कर उस तिरंगे को उतरवाया और पैरों तले कुचलवाया। तो उस पुलिस कमिश्नर ने पुलिस वालों को आदेश दिया कि तिरंगे को उतारिए और पैरों तले कुचलिए, ऐसा उन्होंने आदेश दिया।
तो उसके बाद क्या होता है, इस अपमान के विरोध में, तो अपमान हो गया तिरंगे झंडे का, तो इस अपमान के विरोध में तपस्वी पंडित सुंदरलाल, नाथुराम मोदी और सुभद्रा कुमारी चौहान, लक्ष्मण सिंह चौहान थे और नरहरि अग्रवाल आदि ने जुलूस निकाला, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। तो इन लोगों ने विरोध में जुलूस निकाला, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। लेकिन दूसरे यूथ ने विक्टोरिया टाउन हॉल पर झंडा फहरा दिया था। दूसरे यूथ ने यानी दूसरे जुलूस ने, तो दूसरे दो जुलूस निकले, तो दूसरे यूथ ने विक्टोरिया टाउन हॉल, जो जबलपुर में विक्टोरिया टाउन हॉल में झंडा फहरा दिया था। तो याद रखना है, यहां पे जो दोबारा झंडा फहराया गया था विक्टोरिया टाउन हॉल पे, क्या हुआ था, विक्टोरिया टाउन हॉल पे वहां पे यूनियन जैक लहरा रहा था, जो ब्रिटेन का ध्वज है यूनियन जैक, वो लहरा रहा था। तो यूनियन जैक को उतारकर विक्टोरिया टाउन हॉल पर झंडा फहरा दिया गया था। तो यह काम किसने किया था, यह कार्य दमोह निवासी श्री प्रेमचंद्र उस्ताद ने किया था। तो इनका नाम आ सकता है, याद रखना है, यह कार्य दमोह निवासी प्रेमचंद्र उस्ताद ने किया था। उधर कांग्रेस ने इस सत्याग्रह के महत्व को समझकर अखिल भारतीय स्तर पर मनाने हेतु नागपुर को चुना था। तो अखिल भारतीय स्तर पर मनाने के लिए इन्होंने नागपुर को चुना। तो जब नागपुर को चुना तो नागपुर में हुआ झंडा सत्याग्रह। तो देखिए 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में शुरू इस झंडा सत्याग्रह के साथ जबलपुर में एक बार पुनः झंडा सत्याग्रह आयोजन किया गया था। आयोजन हुआ, समझ में आया क्या इफेक्ट। 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में शुरू हुए सत्याग्रह के साथ पुनः जबलपुर में झंडा सत्याग्रह का आयोजन हुआ। इस सत्याग्रह का नेतृत्व देवदास गांधी, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चौथा ऑप्शन मिलेगा आपको सभी, तो ये बिल्कुल टिक कर लेना, ये क्वेश्चन आता ही आता है। 3 नाम मिलेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी होगा सभी। तो याद रखना है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर सुंदरलाल को 6 माह की सजा दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखो सरोजनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जबलपुर में उपस्थिति के मध्य कंछोड़ी लाल, बंसीलाल और काशी प्रसाद ने टाउन हॉल पर फिर तिरंगा लहराया था। तो ये सब याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे ऑब्जेक्टिव। फिर अगस्त 1923 में ब्रिटिश अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ स्वयं सेवकों को जुलूस निकालने की अनुमति दे दी। तो देखिए क्या हुआ था, झंडा सत्याग्रह चल रहा था, बहुत आंदोलन चला, तो फिर ब्रिटिश सरकार ने हार मान के उनको अनुमति दे दी कि आप झंडा फहरा सकते हैं। तो वही बात कही गई है। अगस्त 1923 में ब्रिटिश अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ स्वयं सेवकों को जुलूस निकालने की, जो सेवक थे उसके जुलूस निकालने की अनुमति दे दी। इस जुलूस का नेतृत्व पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, वल्लभ भाई पटेल जी और राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 3 नाम मिलते हैं, याद रखना है। तो इस तरह से झंडा सत्याग्रह समाप्त होता है। झंडा सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक लेक्चर मैंने इसके पहले भी बना चुका हूं इसके बारे में, तो वो भी प्लेलिस्ट में मिलेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण घटना है, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं में मैंने वो कवर कर चुका हूं। और ये हम क्या कवर कर रहे हैं यहाँ पे, मध्य प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या क्या योगदान रहा है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करेंगे हम आगे नमक सत्याग्रह की। देखिए नमक सत्याग्रह का भी लेक्चर हमने बना चुके हैं, एक वीडियो महत्वपूर्ण घटनाएं की, तो उसको भी देख सकते हैं आप, और इसमें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नमक सत्याग्रह आप जानते हैं क्या था, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रमुख आंदोलन में से एक था। 12 मार्च 1930 में बापू ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक 24 दिन का पैदल मार्च निकाला था। यह मार्च नमक पर ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार के खिलाफ निकाला था। बापू ने इस सत्याग्रह को डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, तो ये नमक सत्याग्रह को डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। तो अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो गांधी जी डांडी में नमक बना पहल, गांधी जी डांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। इधर बात हो रही है इधर की मध्य प्रदेश की। तो इधर जबलपुर में 6 अप्रैल 1930 में
ये 1930 है। 6 अप्रैल 1930 को सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये। जबलपुर में कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को सेठ गोविंद दास पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। नाम आएगा, इन दोनों का याद रखना है। नमक सत्याग्रह में सिवनी जिले में दुर्गाशंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो सिवनी से किसने किया था पूछा जाएगा, तो दुर्गाशंकर मेहता ने, है ना, गांधी चौक पर, सिवनी के गांधी चौक पे दुर्गाशंकर मेहता ने नमक बनाकर सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यहां जेल में बंद सुभाष चंद्र बोस, आचार्य विनोबा भावे, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, शरद चंद्र बोस, H.V. कामत बंद थे। वहां सिवनी जेल में ये सब स्वतंत्रता सेनानी बंद थे। उसके बाद वही बात फिर से, वही फैक्ट लिखे हुए देखिए। नमक सत्याग्रह में सिवनी जिले में दुर्गाशंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ये फैक्ट तो हो गया था। वहीं सिवनी जेल में सुभाष चंद्र बोस, आचार्य विनोबा भावे, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, शरद चंद्र बोस और H.V. कामत बंद थे। तो नमक सत्याग्रह समझ में आ गया। नमक सत्याग्रह क्या था? तो यहां से मध्य प्रदेश के संदर्भ में इतना ही याद रखना है। अब बात करते हैं जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश में 1930 में हुआ था। तो फ्रेंड्स याद रखना है, मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था। अपनी जमीन और जंगलों को बचाने के लिए आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक जंगल सत्याग्रह किए। यह सत्याग्रह संपूर्ण भारत के विभिन्न हिस्से में हुए थे, किंतु इसका प्रभाव छोटा नागपुर जो झारखंड में है, छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ज्यादा था। जबलपुर में सर्वप्रथम जंगल सत्याग्रह की रणनीति बनी थी। याद रखना, जबलपुर में सर्वप्रथम जंगल सत्याग्रह की रणनीति बनी थी। सिवनी टूरिया जंगल सत्याग्रह तथा ये टूरिया नामक स्थान सिवनी जिले में है, याद रखना है। टूरिया जंगल सत्याग्रह तथा घोड़ा डोंगरी बैतूल के आदिवासियों ने नमक सत्याग्रह के दौरान, देखो नमक सत्याग्रह के दौरान, यह जो सत्याग्रह था फ्रेंड्स, जंगल सत्याग्रह, ये नमक सत्याग्रह से ही प्रेरित था। याद रखना है। कंधे पर कंबल और हाथ में लाठी लेकर जंगल और पहाड़ों के लिए सत्याग्रह छेड़ा गया। टूरिया जो था सिवनी जिले में टूरिया क्षेत्र, इसमें 4 आदिवासी पुलिस की गोली से मारे गए थे। और घोड़ा डोंगरी में गंजन सिंह कोरकू, याद रखना है इनका नाम, गंजन सिंह कोरकू, इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं, आदिवासियों के महानायक थे ये जंगल सत्याग्रह में। तो गंजन सिंह कोरकू एवं बंजारी सिंह कोरकू के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह में पुलिस को प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, घोड़ा डोंगरी से नेतृत्व किसने किया था जंगल सत्याग्रह का? तो गंजन सिंह कोरकू द्वारा नेतृत्व किया गया था, पूछा जाता है। तो ये याद रखना है, जंगल सत्याग्रह क्या था समझ में आ गया। आदिवासियों द्वारा अपनी जमीन और जंगलों को बचाने के लिए, काहे कि आदिवासी जंगल पर ही निर्भर रहते थे। तो समझ में आ गया आपको। यहां से 2-4 चीजें याद इंपॉर्टेंट बन जाती है ऑब्जेक्टिव के रूप में। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में एक और बार जंगल सत्याग्रह हुआ था 1942 में। तो ये क्या था, इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये वाला भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्या था ये? तो 1942 में हुआ था। तो वीरसा गोंड नामक एक व्यक्ति थे, वीरसा गोंड एवं जिर्रा गोंड, वीरसा गोंड और जिर्रा गोंड। तो यहां से देखिए 1942 में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी व शाहपुर क्षेत्र के आदिवासियों के एक समूह ने 19 अगस्त 1942 को वीरसा गोंड के नेतृत्व में, ये याद रखना है, वीरसा गोंड के नेतृत्व में घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पास रेल की पटरियां उखाड़ फेंकी थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कभी, घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पास रेल की पटरियां किसके नेतृत्व में फेंकी गई थी? तो वीरसा गोंड के नेतृत्व में फेंकी गई थी। पुलिस थाने में और घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित लकड़ी के विशाल डिपो को भी आग के हवाले कर दिया गया था। तो पुलिस थाने में भी आग लगा दी गई थी और जो डिपो था, लकड़ी का डिपो, घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित लकड़ी के डिपो में भी आग के हवाले कर दिया गया था, आग लगा दी गई थी। पुलिस ने बिना चेतावनी दिए गोलियों की बौछार कर दी और वीरसा गोंड की कारावास में ही मृत्यु हो गई। तो वीरसा गोंड की कारावास में ही मृत्यु हो जाती है। तो ये भी हुआ था मध्य प्रदेश में एक। तो बन जाता है क्वेश्चन यहां से भी। तो मध्य प्रदेश में एक जंगल सत्याग्रह 1942, तो ये भी याद रखें। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब बात करते हैं चरण पादुका नरसंहार की। नरसंहार इंपॉर्टेंट है, चरण पादुका नरसंहार।
ये हुआ था 14 जनवरी 1931 को। 14 जनवरी 1931 को क्या हुआ था? 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन छतरपुर जिले में उर्मिला नदी के तट पर सिंहपुर चरण पादुका मैदान में चल रही जनसभा में ब्रिटिश सैन्य बल ने चारों ओर से घेरकर जनसभा में उपस्थित लोगों पर गोलियां चला दी थी। तो 14 जनवरी 1931 की बात है। छतरपुर में चरण पादुका ग्राम में उर्मिला नदी के तट पर स्वतंत्रता सेनानी की शांतिपूर्वक बैठक पर अंधाधुंध गोलियां पुलिस ने चलाई। अंधाधुंध गोलियां चला दी थी पुलिस ने, जिसमें 6 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। तो जो पुलिस का रिकॉर्ड था ब्रिटिश सरकार का, उसमें 6 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे, ऐसा कहा गया था, जबकि बहुत से शहीद हुए थे। यहां मध्य प्रदेश का इस चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ था, वहां भी ऐसी ही घटना हुई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड उसी टाइप की घटना मध्य प्रदेश में हुई थी। इसी कारण इस चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा प्रदान की गई है। और यहाँ पे जो चरण पादुका नरसंहार था, यहाँ पे गोली चलाने का आदेश कर्नल फिशर ने दिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। तो चरण पादुका नरसंहार में गोलियां चलाने का आदेश कर्नल फिशर ने दिया था। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, यहाँ पे जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और चरण पादुका नरसंहार का लेक्चर एक ऑलरेडी मैंने बना चुका हूँ, जो बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हूँ। तो वो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं, वो भी डिस्कस किए हैं। तो उसको जाके आप प्लेलिस्ट में देखें, पूरे टॉपिक सिलेबस वाइज डिस्कस किया गया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पंजाब मेल हत्याकांड की। ये 23-24 जुलाई 1931 को हुआ था। तो तारीख बन जाती है, इंपॉर्टेंट है। 23-24 जुलाई 1931 को पंजाब मेल हत्याकांड हुआ था। तो क्या हुआ था? पंजाब मेल नाम की एक ट्रेन थी। पंजाब मेल नाम की एक ट्रेन थी जो अमृतसर से शायद हावड़ा तक जाती थी। तो हावड़ा तक जाती थी। तो ये ट्रेन में एक हैक्सल नामक व्यक्ति, अंग्रेज हैक्सल नामक एक व्यक्ति आ रहा था। तो जैसे ये ट्रेन खंडवा रेलवे स्टेशन पर रुकती है, तो वहां पे जैसे ये ट्रेन खंडवा रेलवे स्टेशन पर रुकती है, तो वहां पे मध्य प्रदेश के 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने उसकी हत्या कर दी थी। जैसे ट्रेन रुकती है तो वहां ट्रेन के अंदर डब्बे में घुस के उसकी हत्या कर दी थी। तो उसे ही पंजाब मेल हत्याकांड कहा गया है। तो इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, वीर यशवंत सिंह जो दमोह के थे, पूछा जा सकता है, स्वतंत्रता सेनानी वीर यशवंत सिंह जो दमोह के थे, देव नारायण तिवारी इंपॉर्टेंट नाम है, और दलपत राव ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला कर अंग्रेज हैक्सल की हत्या कर दी थी। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो याद रखना, हत्या किसकी हुई थी? अंग्रेज हैक्सल की हत्या कर दी गई थी। इसे ही पंजाब मेल हत्याकांड की संज्ञा प्रदान की गई है। हत्या के आरोपियों को पर खंडवा अदालत में, खंडवा में हुआ था, एक खंडवा रेलवे स्टेशन की बात है। तो खंडवा अदालत में 11 दिसंबर 1931 को यशवंत सिंह और देव नारायण तिवारी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो याद रखना है, फांसी की सजा किस किस को दी गई थी? यशवंत सिंह और देव नारायण सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी, तथा दलपत राव को काला पानी की सजा सुनाई गई थी। तो उस टाइम पे काला पानी जेल हुआ करता था अंडमान निकोबार में। तो आप जानते होंगे, इसी का अभी वर्तमान नाम है क्या है? सेलुलर। तो यही काला पानी जेल का एक और नाम मिल जाता है। क्या नाम था उसका? सेल्यूलर जेल। तो अंडमान निकोबार में था ये, जिसको कड़ी सजा देना रहता था वहां पे भेजा जाता था उसको। तो अंग्रेजों का टाइम का जेल था काला पानी जेल। तो दलपत राव को काला पानी जेल की सजा सुनाई गई थी। तो ये समझ में आ गया आपको पंजाब मेल हत्याकांड क्या था। 23-24 जुलाई 1931 में हुआ था, खंडवा रेलवे स्टेशन पे हुआ था। ये स्वतंत्रता सेनानी वीर यशवंत सिंह थे दमोह के, और देवनारायण तिवारी दलपत राव ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हैक्सल नामक अंग्रेज की हत्या कर दी थी। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है भोपाल राज्य प्रजामंडल। तो भोपाल राज्य प्रजामंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां से देखिए, भोपाल राज्य प्रजामंडल, यहां से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में बन जाते हैं। तो 1922 में राज्य में भोपाल रियासत की सीहोर कोतवाली के सामने विदेशी फेल्ट केप की होली जलाई गई थी। ये विदेशी फेल्ट केप क्या है, आप जानते हैं इसके बारे में? नहीं जानते, मैं आपको बताता हूं। यह एक सपाट टोपी होती थी। ये एक प्रकार का फ्लैट टोपी जो अंग्रेजों द्वारा पहनी जाती थी, फ्लैट टोपी होती थी। ये गलत छपा है, यहां पे फ्लैट आएगा, फ्लैट टोपी या फ्लैट कैप, जो एक सपाट टोपी या एक गोली टोपी होती थी, जो अंग्रेज लोग पहनते थे पहले वाली टोपी है ये। अंग्रेजी हुकूमत के लोग पहना करते थे ये टोपी। तो
कोतवाली के सामने विदेशी फ्लैट कैप की होली जलाई गई थी, याद रखना है, होली जलाई गई थी, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए भोपाल में 1938 में भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन तो आते ही रहता है, ये सन पूछा जाएगा डायरेक्ट। 1938 में भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी भोपाल में 1938 में। तारीख आ सकती है, इनमें से मौलाना तरजी और मशरिकी खां को सदर व मौलवी चतुर नारायण मौलवी को मंत्री के रूप में चुना गया था। तो यहाँ कितने नाम देखने को मिले, एक नाम मिला मौलाना तरजी, दूसरा मशरिकी खां और तीसरा नाम पंडित चतुर नारायण मालवी को मंत्री के रूप में चुना गया था। तो ये समझ में आया क्या फ्रेंड्स, भोपाल राज्य प्रजामंडल में मंत्री के रूप में किसे चुना गया था, तीन नाम देखने को मिलते हैं, इसको याद रखना है। रतलाम में क्या हुआ, रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से हुआ था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये भी ऑब्जेक्टिव के रूप में। रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात कौन था रतलाम में, तो स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से हुआ था वहां पे। रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से हुआ था, तो नाम याद रखना है। उसके बाद देखिए यहां पर 1931 में स्त्री सेवा दल की गठन किया गया था। कहां पे किया गया था, रतलाम में 1931 में स्त्री सेवा दल यानी महिला सेवा दल का गठन किया गया था। और 1935 में प्राज्ञा परिषद की स्थापना की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सन ही आएंगे पेपर में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में। 1931 में रतलाम में स्त्री सेवा दल और 1935 में प्रज्ञा परिषद की स्थापना की गई थी। उसके बाद क्या होता है, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में 1934 में प्रज्ञा मंडल की सहायता से समझ में आया, प्रज्ञा मंडल की सहायता से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराबबंदी व हरिजन उद्धार संबंधित आंदोलन प्रारंभ किए गए थे। तो ये समझ में आया क्या आपको, क्या है यहाँ पे कहने का मतलब, प्रज्ञा मंडल के निर्देश में झाबुआ में 1934 में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराबबंदी की गई और हरिजन उद्धार संबंधित आंदोलन प्रारंभ किए गए थे। कहां पे, झाबुआ में, याद रखना है यहां से यहां तक तो प्रारंभ किए गए थे, तो झाबुआ में। उसके बाद क्या होता है, 1934 में ही भोपाल रियासत में मौलाना तरजी, मशरिकी खां व शाकिर अली खां के नेतृत्व में अंजुमन खुदामे वतन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, अंजुमन खुदामे वतन तथा मास्टर लाल सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंगल, डॉक्टर जमुना प्रसाद मुख रैया, पंडित उर्ददास मेहता, पंडित चतुर नारायण मालवी के नेतृत्व में भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव डाली गई थी। तो देखो इतने नाम मिलते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में तो इनका नाम आएगा, भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव डाली थी मास्टर लाल सिंह ने। तो इनका नाम देखने को मिलेगा, अगर ये नाम मिलता है तो आप टिक कर देना। तो समझ में आया क्या था, तो झाबुआ वाला याद रखना है। उसके बाद यहां से कहानी बदल गई थी, भोपाल रियासत के मौलाना तरजी, मशरिकी खां, शाकिर अली खां के नेतृत्व में अंजुमन खुदामे वतन व मास्टर लाल सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंगल, डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखरैया, पंडित उर्दवादास मेहता, पंडित चतुर नारायण मालवी के नेतृत्व में भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव डाली थी। और मैंने क्या बताया, भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव डाली थी मास्टर लाल सिंह ने। तो इनका नाम आएगा, याद रखना। फिर देखिए आगे, हिंदू कॉन्फ्रेंस के लिए मास्टर लाल सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंगल, पंडित उर्दवादास मेहता, डॉक्टर मुखरैया महोदय को 1937 में जेल की हवा खानी पड़ी थी। तो इनको जेल भेज दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, क्योंकि इन्होंने सब ये भोपाल राज्य हिंदू सभा उसकी सभा चल रही थी और सभा बना रहे थे, परिषद बना रहे थे, इस वजह से। तो समझ में आ गया आपको, तो ये समझ में आया कि आपको ये था भोपाल राज्य प्रजामंडल। यहां से ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो नेक्स्ट टॉपिक है सोहावाह है ये सोहावल का नरसंहार। इसे ही माजन गोलीकांड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये घटना माजन गांव में हुई थी, इसलिए इसे माजन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, 19 जुलाई 1938 को हिनौता गांव, ये सतना जिले में, हिनौता गांव सतना जिले के बीरसिंहपुर के समीप है। हिनौता गांव सतना जिले के बीरसिंहपुर के समीप है में सोहावल रियासत में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरोध में, ब्रिटिश
यानी ब्रिटिश सरकार वहां पे हस्तक्षेप कर रही थी, तो ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरोध में पगार खुर्द निवासी, ये पगार खुर्द के थे, तो पगार खुर्द के निवासी लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक आम सभा का आयोजन था। तो इन्होंने एक आम सभा का आयोजन किया था। तो क्या हुआ था, इस सभा में सम्मिलित होने जब जा रहे थे, कौन? लाल बुद्ध प्रताप सिंह। इस सभा में सम्मिलित होने जब जा रहे थे लाल बुद्ध प्रताप सिंह, इनके साथ में थे रामाश्रय गौतम और इनके साथ थे मंधीर पांडे की माजन गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसे ही माजन गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। तो ये समझ में आ गया क्या आपको? तो इसको क्या बोला गया है? सोहावल का नरसंहार। तो नरसंहार क्योंकि गोली मारकर हत्या करी थी, 2-4 लोगों की हत्या हुई थी यहाँ पे, तो ये 1, 2 या 3 की हत्या हुई थी, इसलिए इसे नरसंहार की संज्ञा प्रदान की गई है। तो सोहावल का नरसंहार या माजन गोलीकांड उसे ही कहा गया है। तो समझ में आया क्या था ये? बहुत आसान है। सतना जिले में बीर सिंहपुर के समीप हिनोता गांव में 19 जुलाई 1938 को सोहावल रियासत में ब्रिटिश शासन के विरोध में पगार खुर्द निवासी लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक आम सभा का आयोजन किया जा रहा था। इस सभा में सम्मिलित होने जा रहे लाल बुद्ध प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम और मंधीर पांडे की माजन गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसे ही माजन गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। तो नाम याद रखना, ये पूछे जा सकते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करते हैं त्रिपुरी अधिवेशन 1939। इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं अच्छे से। तो देखो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। ये त्रिपुरी नामक स्थान पे हुआ था, ये जबलपुर में था और ये 53वां अधिवेशन था। याद रखना है, ये कौन से नंबर का अधिवेशन था? 53वां, यानी 53वां कांग्रेस का अधिवेशन था। 53वां था, क्रम आ सकता है 53वां था। तो क्या हुआ था इस अधिवेशन में? तो जबलपुर त्रिपुरी में कांग्रेस का नियमित वार्षिक अधिवेशन हुआ था। यहाँ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए प्रसिद्ध था। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पाठाभी सीतारामैया को 203 मतों से हराया था। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पाठाभी सीतारामैया को 203 मतों से हराया था, चूंकि पाठाभी सीतारामैया गांधी जी के उम्मीदवार थे, अतः कांग्रेस में संकट गहरा गया। इसे त्रिपुरी संकट कहा जाता है। तो त्रिपुरी संकट क्या है करके पूछा जाएगा, तो यही है, याद रखना है। त्रिपुरी संकट क्या हुआ था इसमें कि गांधी जी के समर्थक, गांधी जी ने जिसे खड़ा किया था अध्यक्ष पद के लिए, तो गांधी जी के समर्थक थे पाठाभी सीतारामैया। तो पाठाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने हराकर वहां के अध्यक्ष बन गए थे। तो ये समझ में आ गया। गांधी जी चाहते थे पाठाभी सीतारामैया जीते, क्योंकि गांधी जी के उम्मीदवार थे वो, गांधी जी के समर्थक थे पाठाभी सीतारामैया, लेकिन वहां पे जीत होती है सुभाष चंद्र बोस की। तो ये समझ में आया। तो क्या हुआ बाद में, फिर वहां पे मतभेद होना चालू हो गए। त्रिपुरी संकट कहलाया, वहां पे संकट होना चालू हो गए, मतभेद होना चालू हो गए। तो बाद में क्या हुआ, 1939 में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया था अध्यक्ष पद से। और जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और अध्यक्ष का पद खाली हो गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। तो बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, जो मैंने बताया पूरा सही है, उसके हिसाब से यहाँ से आप देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने राजनीतिक चेतना के केंद्र बने जबलपुर से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। तो ये डायरेक्ट पूछा जाएगा कहां से हुआ था। आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने थे। तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको याद रखना है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह था क्या? तो यह महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किया गया था। इस सत्याग्रह की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें महात्मा गांधी द्वारा चुना हुआ सत्याग्रही पूर्व निर्धारित स्थान पर भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी देता था। जो भी वहाँ के सत्याग्रही होते थे वो भाषण देने के बाद अपनी गिरफ्तारी देते थे। अपने भाषण के पूर्व सत्याग्रही अपनी सत्याग्रह की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को भी देते थे।
ब्रिटिश सरकार में जिला मजिस्ट्रेट होते थे, उनको जाके सूचना देते थे कि हम यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं और अपनी गिरफ्तारी स्वयं देते थे। तो समझ में आ गया क्या था ये। तो इस सत्याग्रह की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें महात्मा गांधी द्वारा चुना हुआ सत्याग्रही पूर्व निर्धारित स्थान पर भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी देते थे। तो ये समझ में आ गया। तो इसमें सबसे पहले सत्याग्रही के रूप में आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने थे, चुने गए थे। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स। गांधी जी ने राजनीतिक चेतना के केंद्र बने जबलपुर में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। पूछा जाएगा कहाँ से की, जबलपुर में। आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने थे, 1940 में हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। उसके बाद बात करते हैं हम मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन भारत में क्या स्थिति थी, उसकी पहले आपको मैं बता देता हूं। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। तो ये आपको समझ में आ गया क्या था ये भारत छोड़ो आंदोलन। इसका लक्ष्य क्या था, भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। तारीख आप भारत की याद रख सकते हैं, भारत में कब चालू हुआ, 8 अगस्त 1942 को। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं क्या क्वेश्चन बनते हैं यहां से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहां से हुई थी, तो सर्वप्रथम विदिशा से इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ग्वालियर रियासत के विदिशा से हुई थी। तो विदिशा नाम आपको मिलेगा, तो विदिशा याद रखना है। सर्वप्रथम विदिशा से इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था जब मराठी नवयुवकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सक्रिय प्रतिरोध की नीति अपनाई थी। सक्रिय प्रतिरोध की नीति अपनाई थी। गांधी जी के करो या मरो नारे से प्रेरणा लेकर, यह नारा था गांधी जी का कि करो या मरो। तो गांधी जी के करो या मरो से प्रेरणा लेकर 2 अक्टूबर 1942 को मंडलेश्वर जेल के क्रांतिकारियों बंदियों ने जेल को तोड़कर अंग्रेजों के विरुद्ध सभा की थी। तो ये तारीख है एक इंपॉर्टेंट। क्या हुआ था, जो मंडलेश्वर जेल था वहां में क्रांतिकारी बंदियों ने जेल को तोड़कर अंग्रेजों के विरुद्ध सभा की थी। तो जेल की दीवारों को तोड़ दिया था। उसके बाद क्या हुआ, जब जेल की दीवारों को तोड़ा तो यद्यपि ये पुनः जेल में डाल दिए गए थे। तो ये समझ में आ गया, यहीं तक है ये, बस पुनः जेल में डाल दिए गए थे। तो इतना याद रखना है यहाँ से। तो ये मंडलेश्वर जो नाम सुन रहे हैं अपन, ये खंडवा जिले में आता है फ्रेंड्स, सॉरी खरगोन में आता है। महेश्वर के पास है ये, खरगोन जिले में तो था। तो ये समझ में आ गया यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के। विदिशा से प्रारंभ हुआ, याद रखना है, बस इतना बन जाएगा। और ये वाली तारीख को मंडलेश्वर के क्रांतिकारियों ने जेल को तोड़ दिया था। उसके बाद ये आगे की बात की गई है यहाँ पे। तो क्या आगे की बात, यानी जब देश आज़ाद हो गया था उसके बाद की बात है। क्योंकि देश आज़ाद हो गया था तो भोपाल रियासत थी, भोपाल आज़ाद नहीं हुआ था। तो भोपाल के नवाब के विरुद्ध भारत छोड़ो के बाद एक तीव्र आंदोलन हुआ। भारत छोड़ो के बाद एक तीव्र आंदोलन हुआ जिसमें घबराकर नवाब ने अपना विलय भारत में स्वीकार कर लिया था। तो देखो क्या हुआ था, 1 जून 1949 को भोपाल का भारतीय संघ में विलय हुआ था। तो 1 जून 1949 को आज़ाद हुआ भोपाल, है ना। तो ये समझ में आ गया आपको। यहाँ से भोपाल के नवाब के विरुद्ध भारत छोड़ो के बाद तीव्र आंदोलन हुआ जिसमें घबराकर नवाब ने अपना विलय भारत में स्वीकार कर लिया था। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट, रीवा का चावल आंदोलन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो रीवा का चावल आंदोलन क्या था, तो चावल आंदोलन से नाम से पता चल रहा है तो चावल सोचेंगे आप, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखिए क्या हुआ था, 28 फरवरी 1947 को रीवा राज्य में जबारिया लेबी वसूली के विरोध में क्या हुआ था, जबारिया लेबी वसूली के विरोध में। ये क्या था,
जबरन कर वसूलने के विरोध में, इसको बोल सकते हैं जबरन कर वसूलने के विरोध में, यानी टैक्स वसूलती थी ब्रिटिश सरकार, तो जबरन कर वसूलने के विरोध में चावल आंदोलन रीवा में चला। चावल आंदोलन रीवा में चला। तो रीवा रियासत में जबारिया लेहबी वसूली के विरोध में ये नाम आ सकता है त्रिभुवन तिवारी भदावर ग्राम। कहाँ के थे ये? भदवार ग्राम के थे। तथा भैरव प्रसाद, ये कहाँ के थे? उर्मालिया शिवराजपुर के थे। तो ये दो नाम देखने को मिलते हैं यहाँ से रीवा का चावल आंदोलन से। एक त्रिभुवन तिवारी जो भदवार ग्राम के थे, तथा भैरव प्रसाद उर्मालिया शिवराजपुर के थे, कि रीवा रियासत के सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो रीवा रियासतों के सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसे ही रीवा का चावल आंदोलन कहा जाता है। ये तारीख याद रखना है, 28 फरवरी 1947। दो नाम मिलते हैं, त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मालिया। तो समझ में आ गया क्या था ये? 28 फरवरी 1947 में रीवा राज्य के जबारिया लेहबी वसूली के विरोध में त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद को रीवा रियासत के सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसे ही रीवा का चावल आंदोलन कहा गया है। उसके बाद देखिए और क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए आखिरी फैक्ट यहां से इंपॉर्टेंट बन जाता है। चारूर हैबा चावल वसूली प्रकरण सीधी जिले से संबंधित है। तो ये एक वसूली प्रकरण हुआ था जो कौन से जिले से संबंधित है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो चारूर हैबा चावल वसूली प्रकरण, ये डायरेक्ट याद रखना है। क्या नाम है इसका? चारूर हैबा चावल वसूली प्रकरण सीधी जिले से संबंधित है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और रीवा का चावल आंदोलन 28 फरवरी 1947। तो ये था फ्रेंड्स लेक्चर जिसमें हमने स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान का पार्ट 2 डिस्कस किए। इस तरीके से मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा था, ये टोटल समाप्त होता है। इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाया है और ये पार्ट 2 था। तो इस तरीके से अगर स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान से अगर सवाल आपको पूछे जाते हैं तो आप ये दोनों लेक्चर देखने के बाद आसानी से उस सवाल को हल कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। प्री में काम आएगा आपको। तो ये था हमारा लेक्चर। ये दोनों लेक्चर बिल्कुल अच्छे से देखें और देखने के बाद आप ऑब्जेक्टिव भी लगा सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब तो फ्रेंड्स हमने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? हमने इतिहास से रिलेटेड मध्य प्रदेश में इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं डिस्कस कर लिए हैं। प्रमुख राजवंश के 2 पार्ट बनाए हैं, उसको आप देखें। और ये स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के 2 पार्ट बनाए हैं, इन दोनों पार्टों को आप देखें। इस तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 1 जो दी गई है MPPSC में, वो कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।